ज्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन देख रहे हैं उसमें हम लोगों ने प्रेडेशन को देखा था, और प्रेडेशन के बाद अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंपटीशन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम लोग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें मैंने आपसे बताया था कि पढ़ना ये है कि जब इस नेचर में तमाम तरीके की स्पीसीज रहती हैं तो एक दूसरे से उनका किस प्रकार का इंटरेक्शन है। यानी अगर साथ रहती हैं, साथ रहने से क्या दोनों को लाभ मिलता है? जब दो डिफरेंट स्पीसीज साथ हैं, क्या दोनों को लाभ मिल रहा है? क्या केवल किसी एक को लाभ मिल रहा है, एक का घाटा हो जा रहा है? क्या दोनों दो डिफरेंट स्पीसीज साथ रहने से दोनों का घाटा हो जा रहा है? इस प्रकार के रिलेशन को हम लोगों को देखना है, और इसके अकॉर्डिंग उसका हमको नाम जानना है। तो हम लोगों ने पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पहला पढ़ा प्रेडेशन, अब दूसरा इंटरेक्शन हम लोग कंपटीशन का पढ़ने चल रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है कि सबका सिंबल आपको याद रखना है, और दूसरी बात, हम इसमें थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ा रहे हैं। उसका केवल एक रीजन ये है कि जितने भी यहाँ से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं, जितने भी इसमें नाम आए हैं, सब का सब आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल है। ठीक, प्रेडेशन में कौन कौन सा एग्जाम्पल था ये पूछा जाएगा, कंपटीशन का कौन सा एग्जाम्पल वो पूछा जाएगा, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कंपटीशन के बारे में। और अगर इसका सिंबल हम लोग देखें तो कंपटीशन में कहा गया है माइनस, माइनस की बात किया गया है। यानी अगर दो डिफरेंट स्पीसीज साथ रहेंगी तो दो डिफरेंट स्पीसीज साथ रहने से दोनों को घाटा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कंपटीशन में क्या बातें बताई गई हैं। लिखा गया है, व्हेन डार्विन स्पोक द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, पहला पॉइंट, जब डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में बताया एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया इन द नेचर, दूसरा पॉइंट। यानी आपको दो बातें तो ध्यान रखनी है, एक डार्विन का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है ना, फिटेस्ट इन नेचर। अब देखिएगा लिखा है, ही वॉज कन्विंस दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स, इंपॉर्टेंट बात है, इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जब डार्विन साहब ये बात बता रहे थे कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इस नेचर में रहने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए लोगों को, स्पीसीज को स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो स्पीसीज इस नेचर में जितना ज़्यादा फिट होगी उसका सर्वाइवल उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उसका एग्जिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जब इस बात को ये बात बता रहे थे तो इसका मतलब ही उन्होंने कह दिया था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है, इंटर स्पेसिफिक दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच जो कंपटीशन होता है वो डेवलपमेंट की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट फोर्स का काम करता है। कि अगर किसी स्पीसीज में डेवलपमेंट होना है, किसी इस नेचर में किसी भी पॉपुलेशन में डेवलपमेंट होना है, तो निश्चित तौर पर कहा गया है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस नेचर में देखने को मिलता है। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जब चलता है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, उन्होंने इन दो बातों को बताया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के दौरान जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर के दौरान, यहाँ पर जो इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज के दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन डेवलपमेंट की दिशा में एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, यानी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे से कंपटीशन करेंगी तभी तो नेचर में जो है उन किसका बेटर सर्वाइवल देखने को मिलेगा। और उन दो डिफरेंट स्पीसीज, दो आपस में दोनों जो कंपटीशन करेंगी सर्वाइवल के लिए, उनमें जो सुपीरियर होगा वो आगे सर्वाइव करेगा, और जो नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाएगा, जो आप स्ट्रगल नहीं कर पाएगा नेचर के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाएगा, उस स्पीसीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जरा मुझे बताइए कि क्या कंपटीशन, दो डिफरेंट स्पीसीज साथ रहती है और कंपीट करती हैं, तो जरा मुझे बताइए कि क्या कंपटीशन भी एवोल्यूशन की दिशा में एक इंपॉर्टेंट फोर्स है कि नहीं है? कहोगे डेवलपमेंट की दिशा में कंपटीशन भी एक इंपॉर्टेंट फोर्स का काम करता है। जैसे मान लो हम लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, अपने आप को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और इस जब एग्जाम आप दोगे तो उसमें जो बेहतर कर पाएगा वो मेडिकल कॉलेज जाएगा, जो बेहतर नहीं कर पाएगा वो मेडिकल कॉलेज नहीं जाएगा।
और बेहतर करने वाला जब मेडिकल कॉलेज जाएगा तो बेहतर डॉक्टर बन के निकलेगा। तो जरा मुझे बताइए, डेवलपमेंट की दिशा में कंपटीशन भी एक इंपॉर्टेंट फोर्स है कि नहीं है, उसकी बात किया गया तो कहा गया कंपटीशन भी एक इंपॉर्टेंट फोर्स का काम करता है डेवलपमेंट की दिशा में। देखिएगा आगे, इट इज जनरली believed that the competition occurs when closely related species compete for the same resources that are, बोलो क्या, limiting। कहा गया है कंपटीशन के मामले में यह माना गया है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में तभी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तभी क्लोजली रिलेटेड के बीच कंपटीशन होता है। बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू, यह हमेशा सत्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहां से बात कहा गया इट इज जनरली बिलीव दैट, यह माना जाता है जनरली कि कंपटीशन अकर्स, कंपटीशन होता है क्लोजली रिलेटेड स्पेस के बीच में तभी कंपटीशन होता है जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटिंग होते हैं, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कहा गया बट दिस इज नॉट इंटायरली, हमेशा ये ट्रू नहीं होता। फर्स्ट, पहली बात तो ये है कि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कहा गया आपके मन में ये चल रहा है कि कंपटीशन जब बात किया जाता है तो कहा जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं उनके बीच में सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन ज्यादा होता है, या कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड सेम रिसोर्सेज के लिए ही होता है। तो कहा गया ये बात आपको मन से निकालनी होगी, ऐसा नहीं है। कहा गया टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है वो भी सेम चीज के लिए एक दूसरे से कंपीट कर सकती है। हमारे आपके मन में है कंपटीशन कब होता है, जब स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड होने का मतलब है कि एक ही चीज के लिए वो जो है एक ही रिसोर्स के लिए वो लोग आपस में कंपीट कर रहे हो। लेकिन कहा गया ऐसा नहीं है, जो अनरिलेटेड स्पीसीज भी होती हैं वो भी कई बार देखा गया है कि भले वो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट है लेकिन वो भी सेम रिसोर्स के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही कॉमन चीज के लिए वो आपस में कंपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए केवल क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही जो है कंपीट करेंगी, अनरिलेटेड स्पीसीज भी एक दूसरे से सेम चीज के लिए कंपीट कर सकती हैं, उसकी बात किया गया है। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो कंपीट फॉर द, बोलो क्या, सेम रिसोर्सेज। जो अनरिलेटेड स्पीसीज हैं वो भी सेम रिसोर्सेज के लिए, यानी अपने सर्वाइवल के लिए, सेम चीजों के लिए वो भी एक दूसरे से कंपीट कर सकती हैं। वो भी मतलब कौन, अनरिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक दूसरे से अपने सर्वाइवल के लिए, सेम मटेरियल के लिए, सेम चीज के लिए तो कंपीट करेंगी ही करेंगी, लेकिन सेम मटेरियल के लिए टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी कंपीट कर सकती हैं। आगे, फॉर इंस्टेंस इन सम, देखा गया एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, यहां ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इन सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज, इंपॉर्टेंट है, एंड साउथ अमेरिकन लेक में देखा गया फ्लेमिंगोज हैं और वहां की जो रेजिडेंट फिश हैं कंपीट करती हैं फॉर देयर कॉमन फूड, कॉमन फूड के लिए, और उन सबका कॉमन फूड क्या है, जूप्लैंक्टन्स इन द लेक। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिकन लेक में फ्लेमिंगोज और उस साउथ अमेरिकन लेक की जो वहां की फिश हैं वो एक दूसरे जूप्लैंक्टन्स के लिए, एक ही फूड मटेरियल के लिए एक दूसरे से कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ये किसका एग्जांपल है, कहोगे कंपटीशन का। यहां तो दो अनरिलेटेड स्पीसीज हो गई, एक फ्लेमिंगोज हो गया और एक वहां की रेजिडेंशियल फिश हो गई जो उसी लेक में फिश पाई जाती है, और दोनों उस लेक की फिश और जो फ्लेमिंगोज हैं वो दोनों किसके लिए कंपीट कर रहे हैं, जूप्लैंक्टन्स के लिए। तो दोनों का सेम रिसोर्स हुआ कि नहीं, दोनों का रिसोर्स क्या है, जूप्लैंक्टन्स, दोनों को चाहिए, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल देकर के आपको समझाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना। सेकेंडली, दूसरी बात ये है, पहला तो उन्होंने बताया कि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी
एक दूसरे सेम रिसोर्स के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर सकती हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच, सेम रिसोर्सेज के बीच कंपटीशन होगा, ये बात सही है, लेकिन अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच भी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो सकता है। उसका एग्जांपल देकर के यहां समझाया। और दूसरी बात, सेकेंडली, यहां से इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडली, रिसोर्सेज need not be limiting for the competition to occurs in interference competition. The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources are abundant. दूसरी बात, आपने कंपटीशन की, बहुत ईमानदारी से इसको आपको समझना होगा, आपने कहा कंपटीशन तभी होगा चाहे वो सेम स्पीसीज के बीच, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच कंपटीशन हो सेम रिसोर्सेज के लिए, चाहे अनरिलेटेड के लिए, दो अनरिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही हो, और चाहे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही हो। ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन वो तब होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अमाउंट फिक्स होता है, तभी होगा कंपटीशन। कहा गया एक चीज आप और जान लीजिए, इसके अलावा भी कंपटीशन देखने को मिल सकता है। कब? जब कोई स्पीसीज, सेकंड, जब कोई रिसोर्सेज नॉट, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन तभी देखने को मिलेगा जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। कई बार रिसोर्सेज अनलिमिटेड, अबंडेंट होने के बाद, अनलिमिटेड होने के बाद भी कंपटीशन देखने को मिल जाता है। वो किस केस में? रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू अकर्स इन इंटरफियरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरफियरेंस कंपटीशन। इंटरफियरेंस मतलब एक स्पीसीज के लिए में दूसरी स्पीसीज का इंटरफेयर करना, यानी एक स्पीसीज किसी रिसोर्स के लिए जो है वो अपना सर्वाइवल कर रही उस रिसोर्सेज में, लेकिन एक दूसरी स्पीसीज आती है और रिसोर्सेज खूब ज़्यादा हैं, लेकिन वो आकर के दूसरी स्पीसीज, उस स्पीसीज में बाधा पहुंचाती है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज अबंडेंट अमाउंट में हैं, इसके बाद भी बाधा पहुंचाने के नाते, किसी दूसरी स्पीसीज के बाधा पहुंचाने के नाते भी वो उस रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, इसके नाते भी कंपटीशन हो जाता है। देखिए क्या लिखा, interference competition feeding efficiency of one species might reduce due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources are abundant, food और space। पूरी तरीके से feeding efficiency, एक दूसरी स्पीसीज आती है, उसकी फीडिंग इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, और वो जो पहले से वहां स्पीसीज है जिसके लिए रिसोर्सेज अबंडेंट अमाउंट में है, वो अपनी फीडिंग इफिशियंसी के नाते, अपना खाने की जो उसकी इफिशियंसी है बहुत तेज है, उसके नाते दूसरी स्पीसीज में बाधा पहुंचा देता है, तब भी कंपटीशन देखने को मिलता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कंपटीशन, बहुत हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कंपटीशन केवल क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होता है सेम रिसोर्सेज के लिए? कहोगे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच सेम रिसोर्सेज के लिए होता है, साथ साथ अनरिलेटेड स्पीसीज के लिए भी, सेम रिसोर्सेज के लिए अनरिलेटेड स्पीसीज हो और सेम रिसोर्सेज के लिए उनको भी आपस में कंपीट करते हुए देखा गया है। जैसे फ्लेमिंगोज को अमेरिकन लेक की बात किया गया वहां, और वहां की जो लेक में पाई जा रही फिश थी उनके बीच जू प्लैंक्टन्स को लेकर के देखा गया, रिसोर्सेज सेम थे, स्पीसीज अनरिलेटेड थी, इसके बाद भी उनके बीच जो है देखा गया कंपटीशन। कहा गया दूसरी बात, कंपटीशन क्या जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तभी देखने को मिलेगा? कहा गया ऐसा नहीं है, कंपटीशन जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो उसके बाद भी दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच कंपटीशन देखने को मिल सकता है, दूसरी स्पीसीज के बाधा पहुंचाने के नाते। ये भी आप ये देख लीजिएगा, ये बात है, तो ये बात आपको ध्यान करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, देयरफॉर, अब यहां से इंपॉर्टेंट, देयरफॉर
competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in, जब किसी की फिटनेस नापी जाती है तो उसका आर वैल्यू देखा जाता है. इट्स आर द intrinsic rate of increases is significantly lower in the presence of an other species. कहा गया है देयरफॉर, इस नाते कंपटीशन को डिफाइन करने के लिए बताया गया कि हम लोग देख सकते हैं जब दो डिफरेंट स्पीसीज हों तो लिखा गया फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज स्लाइटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज. यानी जब दो डिफरेंट स्पीसीज हों तो दो डिफरेंट स्पीसीज में एक की फिटनेस बहुत ज़्यादा हो और दूसरे की फिटनेस क्या हो, कम हो, तो क्या इसमें भी कंपटीशन को हम लोग इस तरीके से भी बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं. इट इज रिलेटिवली इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी. ये लैब में देखना आसान एक्सपेरिमेंट है. एज जैसा कि गॉस ने और अदर एक्सपेरिमेंट किया गया, गॉस ने या अदर इकोलॉजिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि फिटनेस को अगर हम लोग कंपटीशन को वेस्ट डिफाइन करना हो तो एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज. तो अगर जो है दो डिफरेंट स्पीसीज हों, एक बहुत ज़्यादा फिट हो दूसरी स्पीसीज के, तो उनका जो है एक बहुत आगे बढ़ जाएगी, दूसरी जो है उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगी. इसकी बात किया गया, लिखा गया व्हेन रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है. व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, भैया इस बात को ध्यान रखिए, द competitively when resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. कहा गया है उसको बताया जैसा कि गॉस ने और अदर इकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया लैब में कि अगर दो डिफरेंट स्पीसीज हों तो हमेशा सुपीरियर स्पीसीज क्या कर सकती है, इंफीरियर स्पीसीज को कंपटीशन में क्या करते, एलिमिनेट कर देती है. उन्होंने बेस्ट डिफिनेशन इसको बताया है. भैया बहुत ध्यान दें, गॉस की एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पूछा जाता तो आपको बता, व्हेन रिसोर्सेज आर, बोलो क्या, लिमिटेड. अगर रिसोर्सेज क्या हो, लिमिट में हो, लिमिटेड हो, तो कहा गया वहां पर सुपीरियर क्या करता है, इंफीरियर, जो ज्यादा सुपीरियर होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो इंफीरियर को इवेंचुअली एलिमिनेट कर देता है ऑफ अदर स्पीसीज. जो वहाँ पर दूसरी कमजोर स्पीसीज होती है उसको क्या कर देता है, हटा देता है. जैसा कि गॉस वगैरह ने इस अपने एक्सपेरिमेंट में देखा और बताया. उसी का ऊपर वाला है कि कंपटीशन का बेस्ट डिफिनेशन क्या, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया. बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन occurring in nature is not always conclusive. कहा गया है केवल but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusion. कहा गया है जो एविडेंस हमको सामने दे जा रहे हैं कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट कर देता है, केवल यही एक एविडेंस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को नेचर में पूरी तरीके से कंक्लूसिव नहीं माना जा सकता है. इसी एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पूरे कंपटीशन को समझाने के लिए इसी को पूरी तरीके से हम लोग कंफर्म नहीं मान सकते हैं. कंक्लूसिव इसी को नहीं मान, इसी को हम लोग पूरी तरीके से इसी को बेस मान करके हम लोग इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं. हमेशा लिखा गया है स्ट्रॉन्ग एंड परसिव सर्कमटेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट however in some cases. कहा गया है कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्ट्रांग चीजें इनके सपोर्ट में दूसरी और भी बातें हैं. जैसे एक तो क्या है, कहा गया केवल इस बात को मान लिया जाए कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा, और इसी बात को मान करके कंपटीशन को हम लोग एक्सक्लूजन, कंपटीटिव एक्सक्लूजन को हम लोग हमेशा कंक्लूसिव मान लेंगे, ऐसा निर्णायक मान लेंगे, ऐसा नहीं है. कहा गया और भी तमाम तरीके के
एविडेंस ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं दूसरी बातों को दूसरे एग्जाम्पल के बेस में कि कंपटीशन और भी तरीके से देखने को मिल सकता है। जैसे द एविंगडन, भैया टॉर्टोइज इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एविंगडन टॉर्टोइज इन बोलो कहाँ, गैलापैगोस आइसलैंड बिकम, भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत। एविंगडन tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goat were introduced on Iceland, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा। कहा गया कि एविंगडन टॉर्टवाइज को गैलापैगोस आइसलैंड पर देखा गया, बिकम एक्सटिंक्ट हो जाते हैं विद इन अ डिकेड आफ्टर, कुछ ही दशकों में वो वहाँ पर से वो विलुप्त हो जाते हैं। जब वहाँ पर हम ला करके गैलापैगोस पे गोट को लाते हैं तो हम देखते हैं कि एविंगडन टॉर्टवाइज गैलापैगोस से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं जब वहाँ हम गोट को लाते हैं। तो क्यों? क्योंकि गोट की ब्राउजिंग, जो चरने की क्षमता है, वो इनके कंपेयर में ज़्यादा है। अब जरा मुझे बताइए, तो ये तो दूसरी बात हो गई। यहां लिमिटेड रिसोर्सेज की बात तो आई नहीं, यहां तो आ गई कि किसी दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, वहां पर दोनों डिफरेंट स्पीसीज रह रहे हैं, लेकिन एक की चारण क्षमता, चरने की इफिशियंसी ज़्यादा है, जिसके नाते दूसरा वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ये बात आ गई, ठीक है ना? तो वो बात आ गई। एंड अदर एविडेंस, दूसरी भी बात का। अब आपसे पूछा जाएगा एविंगडन टॉर्टवाइज गैलापैगोस आइसलैंड से जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे, वो क्यों? तो कहोगे गोट वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया था और गोट की ब्राउजिंग इफिशियंसी क्या थी, बोलो, ज्यादा थी। एंड अदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। कहा गया है कि जो कंपटीशन के संदर्भ में जो दूसरे और तमाम एविडेंस हैं जो कंपटीशन की बातों को बताते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, कॉम्पिटिटिव। जो और एविडेंस हैं, देखिए हम दिखाते हैं आपको, लिखा है एन अदर एविडेंस फॉर, बोलो किसके लिए, द अकरेंस ऑफ कंपटीशन। जो नेचर में दूसरे एविडेंस और हैं कि नेचर में कंपटीशन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। एक, क्या नेचर में कंपटीशन केवल इस रीजन से हो रहा है कि नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, उस तो एक तो कंपटीशन का कारण ये हुआ। कहा गया है इसके अलावा दूसरे भी नेचर में कंपटीशन के और कारण हो सकते हैं। जो दूसरे और एविडेंस हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अलावा कंपटीशन, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने के बाद भी कंपटीशन नेचर में देखने को मिल सकता है, वो दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, उसी को हम लोग कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। एक तो कंपटीशन होने का प्रमुख कारण है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, तो उनके बीच कंपटीशन देखने को मिलता है, जैसा गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है। लेकिन क्या गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जैसा कि यहां बताया गया है, कि वही कंक्लूसिव हो सकता है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा? अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, तो सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट करेगा। क्या यही एक कारण हो सकता है कंपटीशन का? कहा गया ऐसा नहीं होता है, और भी तमाम तरीके के स्ट्रांग केस और देखने को मिलते हैं सपोर्ट में। कंपटीशन होने के और भी कारण देखने को मिलते हैं, जैसा एविंगडन टॉर्टवाइज को देखा गया, केस में देखा गया गैलापैगोस पर, कि वहां पर रिसोर्सेज की बात नहीं थी, वहां पर गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो गोट की चरने की क्षमता ज्यादा थी, ब्राउजिंग इफिशियंसी ज्यादा थी, इस नाते एविंगडन टॉर्टवाइज वहां से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ये दूसरा कारण है। तो कंपटीशन क्या केवल एक कारण से होगा कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तभी सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट करेगा, कि अपनी इफिशियंसी के नाते भी कंपटीशन बढ़ जाता है, तो इफिशियंसी के नाते भी कंपटीशन बढ़ जाता है, उसको आपको देखना है। ये बात है। और जो दूसरे कारण हैं नेचर में कंपटीशन होने के, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते। क्या बोलते, बोलो, कॉम्पिटिटिव रिलीज। देखिए लिखा गया, a species whose distribution is restricted to a small geographical area
because of a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. कहा गया एक जियोग्राफिकल एरिया में देखा जाता है कि वहां पर एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में देखा जाता है कि वहां एक स्पीसीज होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कम्प्लीटली सुपीरियर स्पीसीज इज फाउंड टू एक्सपांड इस डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड. कहा गया कि एक हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरे ढंग से कंपटीशन देखते हैं कि अगर हमने देखा कि एक स्पीसीज है और वो सुपीरियर स्पीसीज है, उसको हम किसी फील्ड में किसी एरिया जियोग्राफिकल एरिया में लाते हैं, उससे जो स्पीसीज कंपीट कर सकती है उस स्पीसीज को वहां से हम हटा देते हैं. तो ऐसा देखा गया है कि उस सुपीरियर स्पीसीज बहुत तेजी से उसका नंबर अपने आप में बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाता है. क्यों? क्योंकि उससे जो कंपीट करने वाली स्पीसीज हैं उनको वहां से क्या कर दिया गया है, बोलो, रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है. A species distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of the competitively superior species. In found expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. कहा गया है एक सुपीरियर स्पीसीज होने के नाते वहां पर जो दूसरी स्पीसीज है जो उससे सुपीरियर स्पीसीज कम्पीट कर सकती है उसको वहां से हटा दिया गया है. तो देखने को मिलता सुपीरियर स्पीसीज अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ा लेती है. कैनॉल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट को हम लोग बातचीत करते हैं. ये देखिए उसका एक एग्जांपल लेके बताया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. कैनॉल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है सो दैट ऑन द रॉकी सी, इंपॉर्टेंट बात है यहां से देखिएगा, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. कहां पर? स्कॉटलैंड. ये भी ध्यान रखिएगा. द लार्जर एंड कंपिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस डोमिनेट. कहां पर? वहां पर द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नेकल कैथामेलस फ्रॉम दैट जोन. कहा गया कि ऐसा कैनाल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि रॉकी सी कोस्टर ऑफ स्कॉटलैंड एरिया में देखा गया कि वहां लार्ज एंड कम्पिटिटिवली जो सुपीरियर बार्नेकल्स की स्पीसीज हैं, बार्नेकल्स बैलेनस की स्पीसीज हैं, वो वहां पर उस इंटरटाइडल एरिया में वो ज्यादा ग्रोथ करती हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया है. एक्सक्लूड मतलब हटा दिया गया है वहां से किसको? स्मॉलर बार्नेकल्स कैथामेलस फ्रॉम दैट जोन. जबकि जो लार्ज बार्नेकल्स बैलेनस है और जो स्मॉलर बार्नेकल्स कैथामेलस है, ये यहां पर सुपीरियर कौन है? बार्नेकल्स बैलेनस. उसकी ग्रोथ वहां पर स्कॉटलैंड में देखा गया ज्यादा हो जाती है. क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां से जो स्मॉलर बार्नेकल्स की स्पीसीज थी उनको वहां से क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया. क्यों? अगर उनको रिमूव ना किया गया होता तो दोनों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता कि नहीं मिलता? मिलता. वहां कंपटीशन रहने ही नहीं दिया गया. तो एक स्पीसीज, क्यों? उससे कंपीट कौन स्पीसीज कर सकती थी? स्मॉलर बार्नेकल्स कर सकती थी. लेकिन बार्नेकल्स, जो बार्नेकल हैं, बैलेनस हैं, लार्जर बार्नेकल बैलेनस हैं, वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं वहां पर और उनका ग्रोथ ज्यादा होने लगता है क्योंकि वहां से स्मॉलर जो बार्नेकल्स हैं उनको वहां से क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है. ये बात आपको इन जनरल, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन जनरल herbivores and plant appear to more adversely affect by competition than, बोलो क्या? कार्निवोर्स. कहा गया है अगर एक जनरल वे में बात किया जाए तो हर्बिवोर्स पर और प्लांट पर
कंपटीशन का ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपेयर टू, बोलो क्या, कार्निवोर्स। इसको आपको ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज़ अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो देखने के बाद मैं ये आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ इस लाइन के लिए कि जो कहा गया है कि हर्बीवोर्स और प्लांट पर कंपटीशन अगर हो तो उसका ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कार्निवोर्स के कंपेयर में। भाई कंपटीशन है, नेचर में कंपटीशन चल रहा है। कहा गया अगर कंपटीशन किसी चीज़ को लेकर हो रहा है तो हर्बीवोर्स में और प्लांट पर उस पर ज़्यादा असर पड़ता है कि देन, बोलो क्या, कार्निवोर। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, नीट में सीधा पूछा जाता है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। देखिए क्या लिखा, stated that two closely related species competing for same resources cannot coexist and the competitively inferior one will be eliminated eventually। कहा गया है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज साथ सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। वहां पर जो सुपीरियर होगा वो इंफीरियर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। दो क्लोजली रिलेटेड competing for the same resource cannot coexist and the competitively inferior one will be eliminated eventually। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही हैं तो वो दोनों साथ सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। उसमें से जो सुपीरियर होगा वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा। यानी जो जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी और सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही होंगी, सेम रिसोर्सेज की चाहत रखती होंगी, तो वहाँ पर जो सुपीरियर होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो इंफीरियर को, कमज़ोर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। ऐसा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पूरा बहुत ज़्यादा आपसे पूछा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है। कहोगे अगर सेम रिसोर्सेज के लिए, सेम चीज़ के लिए दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में कम्पीट कर रही हैं तो वहाँ पर सुपीरियर इंफीरियर को हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा। ऐसा कहते हैं गॉस साहब, या गॉस का प्रिंसिपल ऐसा कहता है। और गॉस का प्रिंसिपल डायरेक्ट पूछा था, गॉस का प्रिंसिपल क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपसे कई बार ये लिख कर पूछेगा कि ये सिद्धांत कौन सा प्रिंसिपल बताता है, तो अब भी आपको बताना है कि दो क्लोज लिख दे देगा, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए अगर सरवाइव कर रही हैं, सेम रिसोर्सेज की चाहत रखती हैं, तो दोनों साथ में नहीं रह सकती हैं। सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगा। ये गॉस के कौन से प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, कहोगे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। किसको बोलो, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। या सीधा पूछा जा सकता है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, तो ये आपको ध्यान देना है। लिखा, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। यह कब ट्रू है, जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड, बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तभी, हमने आपसे बताया गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मैं इस पर रुक गया हूं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर सेम रिसोर्सेज के लिए, सेम रिसोर्सेज की चाहत रखती हैं और रिसोर्सेज कैसे हो, लिमिटिंग, रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, तो हमेशा और हमेशा सुपीरियर इंफीरियर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ये गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड की बात नहीं की गई है तब की कंडीशन ये नहीं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तब गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है, तभी कहता है जब रिसोर्सेज क्या है, लिमिटिंग है, तभी कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सर्वाइव नहीं, साथ नहीं कर सकती हैं। वहां पर जो सुपीरियर होगा इंफीरियर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ये बात है। आगे, मोर रिसेंट एस्ट्रीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रास जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन। मोर रिसेंट कहा गया, जो अभी जल्दी की स्टडी है, जो अभी कंपटीशन के
सपोर्ट में वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। इसको मतलब किसको, कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे सुपीरियर इन्फीरियर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ऐसा ये तो गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। कहा गया जो मोर रिसेंट जो नई नई एसटीडी की जा रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस थ्योरी को यानी गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को जो रिसेंट की एसटीडी हैं उसको कंपटीशन के संदर्भ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं। किसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं, गॉस की कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को रिसेंट की स्टडी सपोर्ट नहीं करती है। क्या फिर क्यों नहीं करती, उसका रीजन वाइल दे डू नॉट रूल आउट द occurrence of the interspecific competition in nature. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. कहा गया है इस पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए कि दो जब कंपटीशन फेस कर रही हैं स्पीसीज तो वो ऐसा मैकेनिज्म अपने अंदर इन्वॉल्व करें कि दो प्रमोट को एग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन, कि दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन चल रहा है तो सेम रिसोर्स के लिए, तो सर सेम रिसोर्स के लिए एक सुपीरियर इंफीरियर को हटाए ना बल्कि दूसरा मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप कर ले। क्या रिसोर्स सेम है, ठीक है रिसोर्स सेम रहे, यहां पर गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में तो ये है जो ज्यादा ताकतवर हो कमजोर को हटा देगा। कहा गया है मोर रिसेंट जो स्टडी है इस पॉइंट को वो हाईलाइट करती है कि दोनों का सर्वाइवल हो, प्रमोट किया जाए दोनों को, जो कम्पिटिटिवली सुपीरियर है और जो इंफीरियर है, और अपने अंदर एक मैकेनिज्म को डेवलप करके वहां से ये ना हो कि इंफीरियर को एलिमिनेट ही कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बल्कि अपने अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाए जिससे सुपीरियर स्पीसीज भी सर्वाइवल कर ले और इंफीरियर स्पीसीज का भी सर्वाइवल हो जाए। ठीक है ना, वो कहते हैं क्या, वन सच मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है रिसोर्स पार्टीशनिंग। मैं खूब सारा स्टार इस पर बना दे रहा हूं। कहा गया है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जब नेचर में चल रहा है तो कंपटीशन होते समय ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जो सुपीरियर होता है इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देता है। ये गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है। कहा गया है लेकिन अगर कुछ अपने अंदर डेवलपमेंट किया जाए और डेवलपमेंट करने के बाद ये देखा जाए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वहां पर ऐसा ना हो कि सुपीरियर इन्फीरियर को हटाए, सर्वाइवल दोनों का हो, कोएग्जिस्टेंस, दोनों साथ साथ सर्वाइव करें, बल्कि वहां पर क्या कर ले, कैसे दोनों साथ साथ सर्वाइव करें, सुपीरियर भी सर्वाइव करे इन्फीरियर भी सर्वाइव करे, लेकिन कैसे सर्वाइव करे, वो रिसोर्स पार्टीशनिंग का मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप करके। तुम कहोगे रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, समझिएगा। लिखा इफ टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, दे कुड अवॉइड कंपटीशन, वो कंपटीशन को अवॉइड करें बाय चूजिंग अपने अंदर मैग्ने फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और अ डिफरेंट फॉर्मिंग पैटर्न। अपने सेम रिसोर्स है और दो लिखा है ना, टू स्पीसीज कंपीट कर रही सेम रिसोर्सेज के लिए। अब डर इस बात का है कि अगर दोनों डिफरेंट स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही तो जो सुपीरियर होगा, अगर दोनों साथ आ जाएंगी तो जो सुपीरियर होगा इन्फीरियर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। इससे अच्छा ये है कि रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लिया जाए। आपने कहा सर रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, हमारे पास रिसोर्स सेम है लेकिन एक टाइम पर सुपीरियर स्पीसीज आए, डिफरेंट टाइम पर आए उस रिसोर्स को लेने के लिए, एक समय पर सुपीरियर स्पीसीज आए और एक समय पर दूसरी स्पीसीज आए, इन्फीरियर स्पीसीज आए, यानी दोनों स्पीसीज अलग अलग टाइम पर आए और सेम रिसोर्सेज का लाभ उठाएं, तो वहां पर एक दूसरे से एलिमिनेट करने की बात नहीं आएगी। और अपने
जो चारा लेने का उनका पैटर्न है उसमें बदलाव करें, डिफरेंट टाइम पर आए और रिसोर्स सेम है। जैसे मान लीजिए एक जगह आपको जाना है, एक ही जगह निमंत्रण है और दो दुश्मन हैं, यानी दो लोग हैं और दोनों लोगों को वहां से किसी घर से निमंत्रण मिला है, जिसको आपको भी मिला है, आपके एक दोस्त को भी मिला है, या आपका दोस्त है लेकिन उसको आप देखना पसंद नहीं करते हो। अब अगर आप दोनों लोग सेम टाइम पर वहां पहुंच जाओगे सेम जगह पर, तो जरा मुझे बताओ विवाद होने की संभावना है कि नहीं है? है। तो कैसे ऐसा किया जाए कि दोनों लोगों को बुला भी लिया जाए और विवाद भी ना हो? वही सेम रिसोर्स पार्टीशनिंग है। कहा गया रिसोर्सेज तो सेम है, तो ऐसा कर लिया जाए कि एक टाइम पर दूसरे को बुला लिया जाए और एक टाइम पर दूसरे को, यानी दोनों डिफरेंट स्पीसीज अपने टाइम को चेंज कर दें और अपने चारा लेने के पैटर्न को चेंज कर दें, तो शायद दोनों स्पीसीज सर्वाइव करेंगी और दोनों में कंपटीशन भी नहीं होने पाएगा और दोनों का सर्वाइवल बेटर हो जाएगा। ठीक। मैक आर्थर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक आर्थर shows that 5 closely related species, 5 closely related species किसकी? वार्बलर्स की लिविंग किसकी स्पीसीज? 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज किसकी? वार्बलर्स की, लिविंग ऑन द सेम ट्री पर रहती हैं, वर एबल टू एवॉइड कंपटीशन, सेम ट्री पर रहती हैं और वो लोग एक कंपटीशन को भी एवॉइड कर ले जाते हैं, एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू, उनका सर्वाइवल सबका हो जाता है। क्यों? ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस, एंड उनका जो चरने का जो फूड लेने की उनकी जो एक्टिविटी है उसके नाते। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैक ऑथर ने किस प्रिंसिपल को अपनाया? रिसोर्स पार्टीशनिंग प्रिंसिपल को अपनाया। और रिसोर्स पार्टीशनिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब सेम रिसोर्सेज के लिए दो क्लोजली रिलेटेड की स्पीसीज के बीच कंपटीशन चल रहा हो तो क्या करें? दोनों सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट कर दें। ये अच्छा है कि ये हो जाए कि दोनों टाइम बदल दें, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लें, दोनों अपने फूड के लेने के पैटर्न में चेंज लाएं और दोनों अपने टाइम को चेंज कर दें, तो दोनों उस रिसोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और मैक ऑर्थर ने किसका? वार्बलर्स का 5 क्लोजली स्पीसीज को एक ही ट्री पर सर्वाइवल देखा, और उनके क्यों? बिहेवियरल डिफरेंस के कारण और उनके जो फूड लेने का पैटर्न है उसके डिफरेंस के कारण उन्होंने देखा। ठीक है ना? तो ये आपका कंपटीशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। आप इसको पढ़ते रहिए। मैं बार बार छोटे छोटे रिलेशन को, जैसे प्रेडेशन पढ़ाया फिर कंपटीशन पढ़ाया, लेकिन इस नाते चल रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। जितने एग्जाम्पल हैं वो आपकी याद हो जाए। ठीक है ना? अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्विटर को दुआओं में ध्यान रखिए। थैंक यू।